नमस्कार साथियों। आज हमने परिचर्चा में भौगोलिक चिंतन में विद्वानों के योगदान की श्रृंखला में जर्मनी के प्रसिद्ध विद्वान फ्रेडरिक रेडजल पर परिचर्चा को शामिल किया है। अपने इस श्रृंखला में अभी तक हमने विद्वान अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, कार्ल रिटर, जीन ब्रून्स के योगदान पर सविस्तार चर्चा किया है। आज हमने जर्मन विद्वान, जो तीसरे महत्वपूर्ण जर्मनी के विद्वान थे, विद्वान फ्रेडरिक रेडजल के योगदान की समीक्षा करने का प्रयास किया है, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ साथ स्नातकोत्तर स्तर के छात्रों के लिए भी अत्यंत उपयोगी है। विद्वान फ्रेडरिक रेडजल का जो जीवन समय है 1844 ईस्वी से लेकर के 1904 ईस्वी तक का है। विद्वान रेडजल इतिहास में भौगोलिक चिंतन के योगदान में अपना नाम अमर कर चुके हैं। उन्होंने मानव भूगोल को एक पृथक शाखा के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया। उन्होंने भौगोलिक अध्ययन में मानव को अस्थायी और महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करने में अपनी महती भूमिका निभाया और मानव भूगोल नामक उन्होंने पुस्तक प्रकाशित किया। इसीलिए उन्हें मानव भूगोल का पिता कहा जाता है। इसी तरह से राजनीतिक भूगोल में उनके किए गए योगदान के कारण उन्हें राजनीतिक भूगोल का भी पिता कहा जाता है। जीवन परिचय, जैसा कि हमने प्रथम पॉइंट रखा है इनका, इस जीवन परिचय के अंतर्गत आप देखेंगे कि जो जीवन परिचय है, इसमें हमने ये पॉइंट रखा है कि इनका जन्म कैसे हुआ। इनका जन्म सन 1844 ईस्वी में जर्मनी में एक साधारण परिवार में हुआ था और साधारण परिवार में होने के बाद भी इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा वहीं स्थानीय विद्यालय में प्राप्त कर लिया था। बाद में हाइडेलबर्ग, जेना, बर्लिन, ये 3 विश्वविद्यालय हैं जहां पर उन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण किया। विद्वान फ्रेडरिक रेडजल इन विश्वविद्यालयों में जो उन्होंने शिक्षा ग्रहण किया उसमें महत्वपूर्ण रहा उनका जो प्राणी विज्ञान, उसके बाद भूविज्ञान, तुलनात्मक शरीर विज्ञान, भौतिक विज्ञान, इतिहास, मानव विज्ञान, इतने विषयों में उन्होंने शिक्षा ग्रहण किया। और इसी के साथ साथ 1870 ईस्वी में फ्रांस और प्रसा का युद्ध हो रहा था और उस दौरान ये राष्ट्रवाद की प्रेरणा से ये सेना में भर्ती हो जाते हैं और सेना में भर्ती होने के बाद कुछ दिन तक सेना में नौकरी करते हैं। फिर धीरे धीरे वे उनका अध्ययन जीवन शैली, प्रवासियों की जीवन शैली पर उनका अध्ययन केंद्रित होने लगता है और इसी उद्देश्य से वे कई देशों की यात्रा करते हैं, जिसमें हंगरी, ट्रांसिल्वेनिया, इटली, यूएसए, मैक्सिको आदि देशों की यात्रा भिन्न भिन्न वर्षों में करने लगते हैं। और बाद में आप 1875 ईस्वी में जर्मनी वापस लौट आते हैं और वहाँ पर म्यूनिख के एक तकनीकी संस्थान में आप अपना अध्यापक के रूप में नियुक्ति करने के बाद अध्यापन का कार्य प्रारंभ करते हैं। बाद में इनकी नियुक्ति एक प्रोफेसर के रूप में म्यूनिख विश्वविद्यालय में हो जाती है और म्यूनिख विश्वविद्यालय को छोड़ करके लीप्जिग विश्वविद्यालय में भी आप भूगोल प्रोफेसर के पद पर जीवन पर्यंत अपना योगदान देते हैं। आपकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उसमें आप निसंदेह
बहुत आगे हैं। आपने 24 पुस्तकें लिखी, 600 पुस्तक की समीक्षा किया, 146 लघु जीवन वृत्तांत आपने प्रस्तुत किया। आपने 146 ये आपका लघु वृत्तांत है, 146। 540 से अधिक आपने लेख लिखे और सैकड़ों संदर्भ ग्रंथ सूची आपने तैयार किया। आपकी जो पुस्तकें हैं उसमें कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों की हम चर्चा करेंगे। जैसे आपने 1869 ईस्वी में डार्विन के विकासवादी सिद्धांत की समालोचना पुस्तक लिखा। 1870 ईस्वी में आपने भूमध्यसागरीय जीव के बारे में लिखा। फिर 1872 ईस्वी में आपने एक प्रकृति विज्ञानी की यात्रा नामक पुस्तक लिखा। फिर 1876 में आपने चीनी उत्प्रवास पुस्तक लिखा। 1882 ईस्वी में मानव भूगोल लिखा। ये 2 खंड में आपने प्रकाशित किया था मानव भूगोल। एक तो 1882 में प्रकाशित हुई, दूसरी 1891 में प्रकाशित हुई। इसके बाद आपने मानव जाति का इतिहास जो 1885, 86 और 88 3 खंड में लिखा। फिर आपने राजनीतिक भूगोल 2 खंड में लिखा, 1897 में और 1903 में आपने लिखा। यूएसए का राजनीतिक भूगोल आपने लिखा 1893 में ईस्वी में। जर्मनी का प्रादेशिक भूगोल 1898 में ईस्वी में लिखा। पृथ्वी एवं जीवन एक तुलनात्मक अध्ययन, इस पर आपने 1901 में पुस्तक लिखा। इसके बाद राज्य व्यापार युद्ध का भूगोल 1903 ईस्वी में लिखा। उत्तरी अमेरिका का भौतिक सांस्कृतिक भूगोल 2 खंड में आपने प्रकाशित किया। यह भी 1878 और 84 के बीच आपने इतनी महत्वपूर्ण पुस्तकों का आपने स्वयं लेखन का कार्य किया। इसमें 2 महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जिस पर हम इनकी विचारधाराओं की समीक्षा के पहले इन महत्वपूर्ण पुस्तकों और उनमें इनके किए गए अपने जो वैचारिक योगदान है भूगोल के क्षेत्र में, उसकी परिचर्चा करने से शायद रोक पाएँ। पहली पुस्तक जैसे मानव भूगोल है, तो रेडजल महोदय ने इस प्रतिष्ठित ग्रंथ को, इस फेमस ग्रंथ को आपने 2 खंडों में प्रकाशित किया था। जैसा कि हमने बताया कि 1882 में इसका एक खंड प्रकाशित हुआ था और दूसरा खंड 1891 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसमें उन्होंने किया क्या, डार्विन का जो विकासवाद का सिद्धांत है उससे मिलता जुलता आपने उसमें विचार प्रस्तुत किया। आपने विभिन्न प्रदेशों में रहने वाले मानव समाज के जो ऐतिहासिक परंपरा रही है, मानव समाज का जो इतिहास रहा है, उस पे प्राकृतिक पर्यावरण का क्या प्रभाव है, इसकी आपने व्याख्या किया। इतिहास पर भूगोल का क्या प्रभाव है, इसको आपने बखूबी और जीवंत रूप से मानव भूगोल नामक अपनी पुस्तक में बहुत ही सजीव वर्णन किया है। द्वितीय खंड में मानव जाति का भौगोलिक वितरण के मूल रूप से आपने प्रकाशित किया, जिसमें आपने मानव की सांस्कृतिक पर्यावरण, उसकी जनसंख्या, वहाँ के सांस्कृतिक लक्षण, वहाँ के अधिवास, वहाँ की जीवन शैली, लोगों के प्रवास यानी विसरण और विसरण डिफ्यूजन, प्रवास, जनसंख्या का प्रवास, वृद्धि, विकास, सांस्कृतिक लक्षण जो भाषा, जाति, धर्म है, इस पर आपने बहुत ज़्यादा फोकस किया है। तो मानव भूगोल में आपने मानव के विभिन्न तथ्यों का वर्णन किया, मानव की ऐतिहासिक दृष्टिकोण से उसकी जीवन शैली का वर्णन किया है। तो इस तरह से मानव भूगोल को आपने स्थायित्व देने का प्रयास किया और आपके ही प्रयास से मानव भूगोल भूगोल की एक महत्वपूर्ण शाखा के रूप में प्रतिष्ठित हो पाई, जिस कारण से आपको मानव भूगोल का पिता कहा जाता है। राजनीतिक भूगोल जो पॉलिटिक्स ज्योग्राफी है, जिसके 2 खंड आपने प्रकाशित किए थे, एक 1897 में और दूसरा खंड 1903 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसमें आपने जो परिचर्चा किया है, वह परिचर्चा
बिल्कुल अपने आप में एक वैज्ञानिक, मानव भूगोल के वैज्ञानिक अध्ययन में राजनीतिक भूगोल को एक नवीन दिशा आपने दिया और आपने प्रतिपादित किया कि राज्य अपने भौगोलिक क्षेत्र से अन्योन्याश्रित रूप से एक संयुक्त जैविक इकाई है। राज्य को आपने एक जैविक इकाई के रूप में व्याख्यायित करने का प्रयास किया। जिस तरह से जीव का विस्तार क्षैतिज और लंबवत यानी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक उसी तरह से राज्य का भी विस्तार होता है। जैविक इकाई की तरह राज्य भी अपना विकास करता है और उसका विकास चक्रीय प्रक्रिया के अनुरूप होता है। आगे चल करके इसी विचारधारा को जर्मन की भू राजनीति में लेवेंस्ट्रम की विचारधारा एक मूल बनने लगी, यानी जर्मनी की जो भू राजनीति है उसका आधार बनने लगी। तो इस तरह से राजनैतिक भूगोल में आपने महत्वपूर्ण विचारधारा लेवेंस्ट्रम को प्रतिस्थापित करने का प्रयास किया और राजनीतिक भूगोल में आपके राज्य को एक जैविक इकाई के रूप में विचार देने से आपको राजनीतिक भूगोल का भी पिता के रूप में माना जाता है। इसके बाद हम आते हैं, आपके इस परिचर्चा करते हैं कि जो विद्वान रडजल की जो ये रही विचारधाराएं, उसमें कौन कौन सी विचारधारा प्रमुख थी। इन विचारधाराओं में हम डिस्कस करते हैं, जैसे नियतिवाद की विचारधारा, फिर पार्थिव एकता की विचारधारा, राज्य का जैविक सिद्धांत, सांस्कृतिक भूदृश्य की विचारधारा। ये 4 महत्वपूर्ण विचारधाराएं विद्वान रडजल ने भौगोलिक क्षेत्र में दिया। पहली विचारधारा है नियतिवाद की विचारधारा या पर्यावरण निश्चयवाद की विचारधारा। रडजल मानव पर्यावरण के संबंधों में पर्यावरण के प्रभाव को ही महत्वपूर्ण माना था। आपने मानव भूगोल में प्रथम खंड में डार्विन के विकासवाद को स्वीकारा और उसकी पुष्टि की, और यह भी बताया कि जो भी भौगोलिक पर्यावरण है मानव समाज के इतिहास का वो निर्माण करता है। यानी किसी के जीवन शैली जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी अपने पर्यावरण से अलग नहीं हो सकती है। यानी रडजल नियतिवाद के प्रतिपादक के रूप में माने जाते हैं। हमारा जो समाज है, हमारी जो जीवन शैली है, वो कभी भी पर्यावरण से मुक्त नहीं हो सकती है। मानव भूगोल के अंतर्गत आपने मानव जीवन की व्याख्या हमेशा पर्यावरण के परिप्रेक्ष्य में ही करने का प्रयास किया है और विभिन्न प्रदेशों के, विभिन्न क्षेत्रों के, विभिन्न अध्ययन की इकाइयों के उदाहरण के द्वारा आपने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि मानव के जो आर्थिक क्रियाकलाप हैं, मानव के जो सामाजिक क्रियाकलाप हैं, मानव के जो रहन सहन हैं, मानव की जो राजनैतिक जीवन शैली है, राजनैतिक क्रियाकलाप है, जो मानव की संस्कृति है, वह कहीं न कहीं भौतिक पर्यावरण के अनुसार ही निर्धारित हुई है। यानी मानव भौतिक पर्यावरण से कहीं भी अपने आप को स्वतंत्र नहीं कर पाता है। इस तरह से आपकी विचारधारा पर्यावरण नियतिवाद को और ज़्यादा सशक्त कर देती है। इसके बाद आपकी जो विचारधारा है पार्थिव एकता का सिद्धांत। पार्थिव एकता के सिद्धांत की जो विचारधारा थी, जिसमें विद्वान अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, विद्वान कार्ल रिटर का भी योगदान महत्वपूर्ण था। इसी में भी आपकी भी पूर्ण आस्था थी। आप भी पार्थिव एकता यानी अंतर संबंधों के सिद्धांत को महत्वपूर्ण मानते थे और आपके विवेचना में, आपके विश्लेषण में मानव भूगोल में पार्थिव एकता के सिद्धांत को आपने प्रमुखता दिया है, उसको प्रमुख स्थान दिया है और बताया है कि व्यक्तिगत तत्वों के रूप में नहीं, बल्कि भूगोल को, संपूर्ण विश्व को एक समष्टि के रूप में देखना चाहिए। और पार्थिव एकता के सिद्धांत को ही आपने मानव भूगोल का आधार तत्व माना। यानी प्रकृति के सभी तत्व परस्पर आपस में संबंधित और अंतर संबंधित हैं। उसमें कोई भी कोई में अपने आप में स्वतंत्रता किसी तत्व में व्याप्त नहीं है। यानी जो भी भूदृश्य है वह सारे भूदृश्य प्राकृतिक और मानवीय तत्वों
के मिले जुले स्वरूप को व्यक्त करते हैं। किसी का स्वतंत्र अपना कोई वजूद नहीं है। और आपने विभिन्न प्रदेशों में जो भूदृश्य उत्पन्न हुए हैं उसका जो भौगोलिक अध्ययन किया है, उसके जितने भी तत्व हैं उन सभी तत्वों को पारस्परिक रूप से आपने अंतर संबंधित माना। यानी आपके अनुसार किसी भी तरह से कोई भी व्यक्ति, कोई भी चर, इस प्रकृति का कोई भी चर अपने आप में स्वतंत्र नहीं है। इस तरह से आपका दृष्टिकोण पार्थिव एकता से पूरी तरह से आच्छादित था। यानी आप पार्थिव एकता में विश्वास करते थे, नियतिवाद में विश्वास करते थे, पर्यावरण निश्चयवाद की विचारधारा को आपने बहुत सशक्त बनाया। आपकी अगली विचारधारा राज्य के जैविक सिद्धांत की है। जैसा हमने परिचर्चा में पहले भी बताया कि राजनैतिक भूगोल आपके जो पुस्तक प्रकाशित हुई, उस राजनैतिक भूगोल में आपने राज्य को एक जैविक इकाई के रूप में माना है। राज्य का जो जैविक सिद्धांत है, आपने यह एक जैविक इकाई के रूप में माना है। जिस तरह से किसी जैविक जीव इकाई का विस्तार होता है, उसी तरह से आपने बताया कि राज्य का विस्तार होता है और वह सतत प्रगतिशील बना रहे, क्योंकि ठहराव का जो नियम है वह प्रकृति विरुद्ध है। ठहराव का नियम प्रकृति विरुद्ध है। जैसा कि आपने सुना होगा, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, विद्वान जीन ब्रूंस की विचारधारा थी सक्रियता का सिद्धांत, परिवर्तनशीलता का सिद्धांत। प्रकृति का कोई भी नियम है, प्रकृति का कोई भी चर है, प्रकृति में जो कुछ भी आप देख रहे हैं वह जड़, चेतन, जैव, अजैव सारे तत्व हमेशा सक्रिय हैं और सारे सभी तत्वों में हमेशा परिवर्तन होता है। परिवर्तन प्रकृति का नियम होता है। आपने बताया कि परिवर्तन यानी सतत प्रगतिशील बना रहे। परिवर्तन न होना या स्थिरता होना प्रकृति के नियम के विपरीत है और वह मृत्यु का पर्याय है। यानी आप भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि परिवर्तन होना चाहिए, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। जिस तरह से जैविक इकाई में की स्वायत्तता होती है, विस्तार की प्रकृति होती है, उसी तरह से आपकी विचारधारा के अनुसार राजनीतिक इकाई में आत्मरक्षा के लिए हमेशा संघर्ष रत रहती है, यानी उसका हमेशा विस्तार होता है। और आपकी विचारधारा से प्रभावित होकर के रहने को स्थान यानी शरण स्थल की संकल्पना, यानी लेवेंश्रम की संकल्पना, जैविक लेवेंश्रम की संकल्पना का विस्तार हुआ। लेवेंश्रम की संकल्पना भू राजनीति का, जर्मन की भू राजनीति की प्रमुख संकल्पना बन गई, जिसका आगे चल करके जर्मन में युद्ध का मूल आधार बनी। तो यानी कि शक्ति संपन्न कोई भी राज्य हो, अपने आसपास के राज्यों पे हमेशा उसके भूमि पर अधिकार कर लेने का प्रयास करता है। वह उसकी प्रकृति होती है और वह उसको विकास की प्रक्रिया के रूप में मानता है। इसी तरह के आलोक में या इसी के संदर्भ में आप ड्रैगन यानी चीन को भी उदाहरण के रूप में आप ले सकते हैं। अब अगली विचारधारा आप देखेंगे, वह विचारधारा है सांस्कृतिक भूदृश्य की विचारधारा। रर्जल पहले ऐसे भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने सांस्कृतिक भूदृश्य की संकल्पना पर स्पष्ट रूप से अपने विचार दिए और आपने ही ऐतिहासिक भूदृश्य का नाम दिया। आपने सांस्कृतिक भूदृश्य को ऐतिहासिक भूदृश्य कहा और आपके अनुसार यदि देखा जाए तो किसी भी समाज में, किसी भी मानव बसाव में जो ऐतिहासिक विकास की प्रक्रिया होती है, उसी का ही परिणाम सांस्कृतिक भूदृश्य होता है। इस तरह से आपने कल्चरल लैंडस्केप और हिस्टोरिकल लैंडस्केप जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर आपने विचार दिया था। और कुछ महत्वपूर्ण बातें और हैं। आपने ही सर्वप्रथम मानवीय पक्ष के अध्ययन के लिए एंथ्रोपोजियोग्राफी शब्द का प्रयोग किया था। इस तरह से आपकी जो कठोर नियतिवाद है उसकी आपने लोगों ने आलोचना भी किया था और फ्रांस में संभववाद की विचारधारा भी आपके बाद आई। प्रादेशिक अध्ययन पर कम ध्यान दिया और क्रमबद्ध अध्ययन पर आपने महत्वपूर्ण विचार दिया। विद्वान रर्जल की जो विचारधारा है, विद्वान रर्जल की जो विचारधारा है, उस विचारधारा में
राजनीतिक भूगोल का आपको पिता कहा गया, मानव भूगोल का पिता कहा गया। आपने सांस्कृतिक भूदृश्य की संकल्पना का सर्वप्रथम आपने स्पष्ट किया था और उसके लिए आपने ऐतिहासिक भूदृश्य का आपने प्रयोग किया शब्द का। आपके विचारधारा से एक लेबेनश्रम यानी नवीन संकल्पना का बीजारोपण हुआ। आपने राज्य के लिए अनेक मूल संकल्पनाओं का प्रतिपादन किया। आपने राज्य को एक निश्चित संगठनात्मक क्षेत्रीय इकाई के रूप में माना कि राज्य भूतल पर एक निश्चित संगठनात्मक इकाई होती है, उसमें अपनी एक जनसंख्या निवास करती है, उसकी अपनी प्राकृतिक सीमाएं होती हैं और राज्य को जैविक सिद्धांत के रूप में माना, एक जीवित संस्था के रूप में माना और समाज का एक अंगवादी सिद्धांत के रूप में उसे स्वीकार किया। इस तरह से आपकी विचारधारा बहुआयामी विचारधारा थी। आप जहाँ एक तरफ मानव को भौतिक पर्यावरण से नियंत्रित मानते हैं, उसके समाज को, उसके जीवन शैली को, उसके क्रियाकलाप को भौतिक तत्वों द्वारा नियंत्रित मानते हैं, वहीं पर आप मानव को के क्रियाकलाप के आधार पर मानव भूगोल को भूगोल की एक स्पष्ट और अलग शाखा के रूप में स्थापित करके आपने मानव भूगोल को एक जीवन बनाया और उसमें आपने अपना अप्रतिम योगदान दिया, जिस कारण से आपको मानव भूगोल का पिता कहा जाता है। इस तरह से विद्वान रैडज़ल की जीवन शैली, उनकी यात्रा, किस किस देश में वे यात्रा किए, उन्होंने किन किन विषयों का अध्ययन किया और उनकी कौन कौन सी महत्वपूर्ण रचनाएं थीं, उनके कौन कौन से विचारधारा थे, इन सभी या कौन कौन से उन्होंने शब्द दिया, इन सभी पर आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं। और साथ ही साथ आप किसी भी सब्जेक्टिव मैटर लिखने के लिए भी आप अगर इन विचारधाराओं को थोड़े थोड़े शब्दों में व्याख्यायित करेंगे तो एक आपका सारगर्भित मैटर भी प्रस्तुत हो जाएगा। इसी के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद।